नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र, पशुपालन क्षेत्र की अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही मुलाकात करवाते हैं हमारे कामयाब किसान से, ताकि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उन्नति की राह पर आगे बढ़ें, कृषि के क्षेत्र में विकास कर सके। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए क्या कुछ खास जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, मशरूम की खेती का जो दायरा है अब बढ़ता जा रहा है। इसका उत्पादन भी अच्छा लिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें 90% तक पानी पाया जाता है, जिसके चलते इसे ज्यादा दिनों तक भंडारित करके नहीं रखा जा सकता। लेकिन अब इसमें भी बदलाव आ रहा है। जी हाँ, ऐसी आधुनिक तकनीकों को विकसित किया जा रहा है जिससे इसका प्रसंस्करण किया जा सके और इसे काफी दिनों तक भंडारित करके रखा जा सके, उत्पाद बनाए जा सके, ताकि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सके। तो आइए इसी के संदर्भ में आपको जानकारी देते हैं हमारे खेती किसानी सेगमेंट में। मशरूम अब हमारी खाद्य प्रणाली का हिस्सा बन चुका है। हमारे देश में मशरूम का उत्पादन पिछले 60 साल से किया जा रहा है। इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, रेशे, लौह, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोगों से काफी हद तक छुटकारा मिलता है। ये सब तब संभव होगा जब हम मशरूम का नियमित रूप से सेवन करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मशरूम हमें आसानी से उपलब्ध होता रहे। हालांकि पहले की अपेक्षा अब बाजार हमेशा मशरूम से गुलजार रहते हैं। फिर भी देश के कुछ इलाकों में हर मौसम में मशरूम उपलब्ध नहीं होता, इसीलिए वहाँ मशरूम के सूखे रूप का इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य पदार्थों का इस तरह से इस्तेमाल प्रसंस्करण कहलाता है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्य आपूर्ति नहीं करता है और हमारे भोज्य पदार्थ हम तक आसानी से पहुंचते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम जानेंगे मशरूम प्रसंस्करण के बारे में। मशरूम कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होने के बाद भी लंबे समय तक नहीं रह पाता और इसकी आयु बेहद कम होती है, जिसका मुख्य कारण इसमें 85 से 90% पानी का पाया जाना है। इसके अलावा इसके फलन पर कोई छिलका या परत का ना होना भी है। मशरूम का फलन छिद्र युक्त संरचना होती है, जिसके कारण इसमें श्वसन तेजी से होता है और आसानी से कीटाणु इसमें प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इनके जल्द खराब होने की आशंकाएं बढ़ना लाजमी है। कभी कभी मशरूम उत्पादकों को इस वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है और मशरूम को ज्यादा दूरी वाले इलाकों में पहुंचाना भी मुश्किल भरा होता है। ऐसे में कुछ उपाय है जो मशरूम की आयु को बढ़ा सकते हैं, जैसे मशरूम की तुड़ाई करते समय फलन को हल्के हाथ से घुमाकर निकालें। मशरूम को काटते समय मिट्टी लगी जड़ को चाकू से काटें। कटे हुए मशरूम को 0.025% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में भिगोएं। इस तरह भिगोए मशरूम को पंखे की हवा में हल्का सुखाएं। पैकिंग करते समय पैकेट में छेद करें। इन छेदों से पैकेट के अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। बाजार में भेजने वाले पैकेट में 5% छिद्र करें। भंडारित करने वाले पैकेट में 0.5% छिद्र करना चाहिए। परिवहन के दौरान ऐसे वाहन का चुनाव करें जिसमें तापमान नियंत्रित रखा जा सके। इसके अलावा मशरूम को खराब होने से बचाने के लिए सबसे कारगर उपाय है मशरूम का प्रसंस्करण करना। इस विधि में मशरूम को सुखाकर लंबे समय तक भंडारित कर उपयोग किया जा सकता है। मशरूम को प्रसंस्करित कर बनाए जाने वाले उत्पाद मशरूम पाउडर, मशरूम से बने कुकीज, मशरूम पापड़, मशरूम अचार, मशरूम की बड़ियां, मशरूम के चिप्स, मशरूम का पाउडर, बटन या ढींगरी मशरूम को धोकर व टुकड़े कर कैबिनेट ड्रायर में सुखाने के बाद बारीक पाउडर बना लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल मशरूम सूप बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इस पाउडर में अन्य खाद्य चीजें मिलाकर कुकीज बना सकते हैं। मशरूम से तैयार ये उत्पाद स्वाद में जितने अच्छे होते हैं उतने ही सेहत के लिए लाभकारी भी। देश के कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर मशरूम उत्पादन से लेकर उसके प्रसंस्करण पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरह के प्रशिक्षण लेने के बाद किसान या मशरूम उत्पादक भविष्य में होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, साथ ही आय में इजाफा भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट हमारे बनाए जा सकते हैं, जिसमें से आप रेडी टू इंस्टेंट भी हैं। आप लाइफ इनकी जो प्रोडक्ट की लाइफ है, मशरूम को हम ड्राई करके प्रोडक्ट में डालते हैं तो इसकी लाइफ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे मशरूम के जो प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल हैं वो मशरूम
बिस्किट्स हैं, मशरूम के नमकीन हैं, मशरूम के नगेट्स हैं, मशरूम पास्ता है, मशरूम चॉकलेट्स हैं, मशरूम के जीरा कुकीज़ हैं, मशरूम के फ्रूट कुकीज़ हैं। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हमारे मार्केट में अभी फ़िलहाल जो रनिंग हैं। मतलब 1 महीने से लेके 100 साल तक की उम्र के सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए। जैसे मेनली जो लेडीज़ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, वो अपने लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती। बच्चों के लिए कर देंगी, हस्बैंड के लिए कर लेंगी, अपने लिए टाइम नहीं होता। उसी जगह पे अगर वो मशरूम की या मशरूम से बने प्रोडक्ट 2 से 3 महीने इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब जो उनको मिलना चाहिए, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो हर चीज़ मिल जाती है। तो मशरूम को अगर आप कहें तो सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मशरूम में कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हर चीज़ लिमिटेड मात्रा में है जो आपको मिलने चाहिए। अगर आपके अंदर, शरीर के अंदर सारे प्रोडक्ट वैसे ही जाएंगे नेचुरल तरीके से, तो आपका शरीर वैसे ही ग्रो करेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो। मेन जो है हमारे अंदर एनर्जी और है के लेवल को बढ़ाना है, जो मशरूम बखूबी निभाता है। तो ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि हमारे देश में देसी गाय पालन लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे अच्छी आय भी हमारे पशुपालक अर्जित कर रहे हैं। लेकिन गौ पालन में बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। इनसे बचाव किया जा सके, इसके लिए जरूरी है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं। कौन सी हैं ये सावधानियां, बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट हमारा पशुधन में। गाय पालन के लिए जब उच्च नस्ल की बात होती है तो गिर गाय का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसके पौष्टिक दूध से हम सभी वाकिफ हैं। इसके अलावा ये नस्ल अर्ध शुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन देने में भी सक्षम है। इस गाय का दूध से लेकर घी और गौमूत्र तक ऊंचे दाम पर जाता है। इस सब का सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन में हानि की आशंका कम हो जाती है। लेकिन पशु से सही उत्पादन के लिए उसके आहार, रखरखाव से लेकर उसके नस्ल सुधार पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जयपुर के सफल पशुपालक सुरेंद्र अवाना गिर गाय पालन करते हैं। वो बताते हैं कि नस्ल सुधार पर ध्यान देने से हर पीढ़ी में दूध उत्पादन में इजाफा देखने को मिलता है। 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से रुद्र शिवम डेयरी की हमने स्थापना की और 40 तक खरीदी और उसके बाद आज इस फार्म पे 210 गिर नस्ल की गायें हैं और ख़ास तौर से हमने लोकल जयपुर ज़िले में आसपास से ली, 2-3 गुजरात से लाए। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा था तो हमने लोकल लग के और मैन ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, नस्ल सुधारने का। और आप देखेंगे हमारे एक पीछे काली गाय है जिसके 14 लीटर दूध है और उसकी बच्चियाँ जो हमारे यहीं पैदा हुई थी, आज उसके 18 लीटर दूध है फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम में वो जब ब्याएगी तो मुझे उम्मीद है कि 20 प्लस दूध होगा उसका। तो इसके ऊपर मैन मूल रूप से काम कर रहे हैं। मेरे जो ये दाहिनी तरफ है ये सब मिल्किंग में है और ये सब बच्चियाँ और ग्याबिन और दूसरी गायें जिनके ऊपर हम ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं। राजस्थान में पशुपालन में एक चुनौती का सामना हर पशुपालक करता है और वो है हरे चारे की कम उपलब्धता। हालांकि समय के साथ पशुपालक इसका भी तोड़ निकाल रहे हैं और खुद ही चारे को उगाने का काम कर रहे हैं।
इससे चारे की समस्या तो खत्म होती ही है, साथ ही पशु को सेहतमंद चारा मिलता है। सुरेंद्र रवाना बताते हैं कि वो अपने खेतों में 22 तरह का बहुवर्षीय चारा उगाते हैं, जिसकी उम्र 3 से 80 साल तक है। हमारे फार्म पर 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि मेन जो देसी गाय का पालन करते हैं तो सबसे अच्छा है इनके संतुलित आहार। संतुलित आहार में एक तो कैटल फीड है, बांट है, वो हम खुद ही जो वैज्ञानिक वेटनरी के बताते हैं उस हिसाब से हम 18-20 चीज़ें डाल के और तैयार करते हैं। नंबर 2 पे फिर है ग्रीन फॉडर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और हिंदुस्तान में क्या है, जहाँ नहरें नदियाँ पानी खूब है वहाँ भी ग्रीन फॉडर है, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं मिलता है जितनी मिलना चाहिए, जितना परसेंटेज, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल 2-3 कटिंग करते हैं, फिर दोबारा ट्रैक्टर चला के हल जोड़ते हैं, खाद डालते हैं, ये है। और हमारे इस फार्म पे 22 तरह का बहुवर्षीय चारा है जो 3 साल से 80 साल तक हम काट के और हमेशा चारा रहता है, चाहे मई जून का महीना हो और चाहे सर्दियों का टाइम हो, पूरा संपूर्ण ग्रीन फॉडर यहाँ मिलता है। और ये वेटनरी साइंस कहती है कि इनको जो 20 kg अगर एक गाय खाती है तो कम से कम 12 से 15 kg ग्रीन फॉडर होना चाहिए, बाकी ड्राई। ये बारिश का समय चल रहा है और इस समय हर जगह पर्याप्त हरा चारा मिल जाता है। ऐसे में पशुपालकों को चाहिए कि वो समय में पशु को संतुलित आहार दे, जिसमें सूखा और हरा चारा दोनों शामिल हो। इसके साथ ही पशु को दाना भी दे, जिससे उत्पादन अच्छा बना रहे। हमारे राजस्थान में किसान भाई क्या करते हैं कि इस समय जो बरसात के मौसम में है तो हरा ही हरा खूब खिला रहे हैं। तो ये जो देसी गाय है या दूसरे जो एनिमल है जुगाली करते हैं, तो हरी हरा होगा तो उसके पूरा उसको जो गुण करेगा वो नहीं होगा, उसमें ड्राई भी होना चाहिए, थोड़ा सूखा। और जब मई जून का महीना होता है तब उनके हरा चारा नहीं मिलता है तो सूखा ही सूखा खिलाते हैं, तो ये उल्टी परिपट है। इस फार्म पे हमने सबसे पहले यही किया, किसानों को भी यही सिखा रहे हैं और हम भी, कि ड्राई फॉडर और ग्रीन जो दोनों मिला के इसका बैलेंस होना चाहिए और कैटल फीड का, ये तीनों संतुलित आहार होगा तभी हमारी गाय है वो अच्छा दूध देगी, टाइम पे हीट में आएगी, रिपीट नहीं होगी और लंबे समय तक दूध देगी। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब दूध देती है दूध बेच के वो बांट लाते हैं क्योंकि गरीब है, और उसी समय उनको बांट देते हैं। दूध नहीं देती है तो बांट नहीं खिलाते हैं। और जब पेट में मान लो बछड़ी पल रही है और उस समय उसकी माँ को संतुलित आहार या बांट नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण की शिकार होगी। और फिर किसान भाई दूसरी गलती क्या करते हैं, दूध के लालच में जब भी वो बछिया फिर बाहर आ गई, जन्म ले लिया, तो थोड़े दिन के बाद उसको 100, 200, 300 ग्राम दूध पिलाते हैं, पूरा दूध नहीं पिलाते हैं, उसका दोहन करके खुद पीते हैं या बेचते हैं। तो ये 2 मोटी मोटी कमियां हैं किसान भाइयों की, कि हमारी जो गाय है वो 2 लीटर ही दूध देती है और 4 महीने ही देती है और टाइम पे हीट में नहीं आती है। ये सब संतुलित आहार और ये हमारी जो छोटी छोटी कमियां हैं, यही मोटा कारण है। गौ पालन अपने आप में मुनाफे का सौदा है, लेकिन सही तरह से किया गया काम इस मुनाफे में इजाफा कर सकता है। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्य आप कर सकते हैं, जानने के लिए आइए देखें इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें।
तो ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, और इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक सफल महिला किसान से, जिन्होंने राजस्थान क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए खेती किसानी की और सफलता हासिल की है। तो आइए, कौन है ये महिला किसान, दिखाते हैं आपको। खेती किसानी किसी किताब को पढ़कर नहीं सीखी जा सकती। इसके लिए तो खेतों में समय बिताना होता है, मिट्टी, पानी और हवा का मिजाज समझना होता है। हमारे देश में जितने भी किसान, वो सभी बंजर भूमि में भी अनाज पैदा कर लेने का दम रखते हैं, और इस काम में महिला किसान भी पीछे नहीं है। जयपुर के फुलेरा गांव की किसान मंजू का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वो अपने गांव में बाकी महिला किसानों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उनकी खेती के बारे में जानने हमारी टीम भी फुलेरा पहुंची। मंजू के खेत तक पहुंचने का रास्ता पहाड़ से होकर जाता है। हम तो कार में थे, फिर भी ये सफर कठिन समझ में आ रहा था। लेकिन मंजू अपने खेत तक पहुंचने के लिए इसी तरह रोज पहाड़ को पार करती है और उसके बाद खेतों को समय देती है। पहाड़ पार करने के बाद जब हमारी निगाह मंजू के खेतों पर गई, तब एक महिला किसान की मेहनत साफ दिखाई दे रही थी। मंजू जी ने अपने खेत के हर हिस्से का बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्होंने 3 लेयर में खेती की है। वो बताती है कि इन तीनों लेयर में सबसे पहले बड़े पौधों को लगाया, इसके बाद उनसे छोटे और अंतिम में सबसे छोटे पौधे लगाए गए हैं। उनका मानना है कि इससे भूमि का कोई भी हिस्सा खराब नहीं होता, बल्कि खेतों में लगी फसलों को एक सुरक्षात्मक आवरण मिल जाता है। चारों तरफ ये पेड़ पौधे हैं, 3 लेयर में लगा रखी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पेड़ फर्स्ट में तो बड़े बड़े हैं, सेकंड में फिर उससे छोटे हैं, थर्ड में उससे छोटे हैं। तो क्या 3 लेयर में कम जगह में लग जाए, ज़्यादा ज़मीन खराब नहीं है, इस वजह से लगा रखे हैं। और बफर जोन बनाने के लिए, क्योंकि सर्दी गर्मी ये पड़ती है ना, तो सब्जियां उगाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत उनका सारा मिल जाए, इस वजह से लगा रखा है। भाई फल सारे ये फल फ्रूट के ही हैं पौधे, तो इस कारण से लगा रखे हैं कि बाहर केमिकल के लाने की ज़रूरत नहीं पड़े। खाने के लिए तो कम से कम ऑर्गेनिक करें ना। और थोड़े थोड़े सारे फल फ्रूट है, मिक्स वेराइटी है, तो इस वजह से लगा रखी है कि बेचने में भी कोई आसानी से बेच सकते हैं थोड़े थोड़े इनको। और ज़्यादा तो फिर क्या मंडी में ही बेचना पड़ेगा। थोड़े थोड़े तो बाहर गाँव में भी बेच सकते हैं, और ऑर्गेनिक वो लगती है सेल, उसमें भी बेच सकते हैं, इस वजह से लगा रखा है। मंजू जी के खेत जिस स्थान में है, वहाँ सिंचाई के पानी की बड़ी समस्या है। हालांकि ये समस्या लगभग पूरे राजस्थान में है, लेकिन जल संचय को अपनाकर हर किसान इस समस्या को पार कर पा रहा है। मंजू ने भी ऐसा ही कुछ किया है, जिससे उनके खेत प्यासे नहीं रहते, बल्कि फसलें लहलहाती रहती है। फार्म पॉइंट है, तो इसमें क्या सब्सिडी लेकर के किया है। 2-3 साल हो गई सब्सिडी ली हुई है फार्म पॉन्ड बनाने के लिए। फिर उसमें अब की पहली बार मछलियों का से डाला है कि मछलियों का भी हो जाए साथ में पानी में, और सिंचाई भी कर, खेत में सिंचाई भी कर ले, पेड़ पौधों को भी पानी दे दे, तो ये दोनों काम हो जाएगी। तो ये मछलियों से भी इनकम बढ़ेगी, और इधर जो खेत में बोएंगे करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो उससे भी इनकम बढ़ जाएगी। इस वजह से दोनों कर रखा है। कोई साइंटिस्ट ने बताया कि आप ये करो। ये जो मेरे कॉलेज में जाके आई थे एक बार, तो उन्होंने बताया कि आप मछलियाँ डाल सकते हैं उसमें। तो मछलियों का भी अब की बार करा है इसमें। और ये और सोच रहा है कि बतख और डालेंगे इसमें ला करके, तो अब डालेंगे वो बतख। तो अभी डाला नहीं। सिंचाई के लिए हम ड्रिप से सिंचाई करते हैं कि बूंद बूंद पानी के लिए, कि ज़्यादा पानी तो है नहीं, कि ये तो बरसात का पानी से, बरसात आती है ना तभी इकट्ठा होता है, तो 1 साल का रहता है, फिर 1 साल चलाना रहता है, और पानी है नहीं,
कोई पानी का सोर्स भी नहीं है, भाई कहाँ से लाएंगे करेंगे। आजकल टैंकर भी लाते हैं तो 500-700 रुपये लेता है, तो 500-700 के बजाय कि बूंद बूंदी सिंचाई कर लेते हैं, ज़्यादा पानी डोलने का वो नहीं है। तो इस वजह से ये फार्म पॉन्ड में से हम पानी काम में लेते हैं, फिर उससे ही करते हैं सब काम और 1 साल चला लेते हैं। इसके अलावा मंजू ने अपने खेत में सोलर पैनल भी लगाया है, जिससे खेती के जरूरी काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो सके। सोलर पैनल के लिए मंजू को सरकारी मदद भी मिली, जिससे उनका ये काम आसान हो सका। सोलर से तो स्कीम क्या सब्सिडी मिली है 1.5 लाख में, 1.5 लाख में लगाता ये पूरा है, उसमें ही है सब्सिडी भी। इसमें पाइप भी है, बोरिंग में मोटर आती है ना वो मिली है, थोड़ा बहुत और सामान है, ये ड्रिप का, ये पाइप का ये मिला है। इकट्ठा करने के लिए पानी बारिश आती है, तो बारिश आती है ना, ये पहाड़ है तो बारिश आएगी ना तभी पहाड़ से पानी आता है। ज़्यादा बारिश आएगी तब पहाड़ से पानी बह के और आ जाता है, तो उसमें फार्म पॉन्ड में जाके डल जाता है वो। 1 साल चल जाता है। हमें बूंद से सिंचाई करते हैं, कोई फुहारा वारे ऐसे तो चलाते नहीं है, क्योंकि ये लगाए रखे हैं ना पौधे, तो हमारे पौधे का 1 साल आराम से हम सिंचाई कर सकते हैं। और सब्जियां उगाते हैं तो सब्जियां नहीं हो सकती है, क्योंकि उतना पानी नहीं है। तो इस वजह से हम सोच लिए कि 2-3 साल तो अभी है ना हमारे पौधों को ही पिलाएंगे पानी, तो 2-3 साल बाद में ये बड़े हो जाएंगे, फिर जरूरत इतनी रहेगी नहीं, तो हम और कोई अंडरलैंड निकाल लेंगे भाई कोई और पानी का। अभी तो है नहीं इतना जुगाड़, जितना है उतना कर रखा है। मंजू आज अपने गांव ही नहीं बल्कि जिले में मिसाल बनकर उभर रही है। खेती में की गई तब्दीलियों ने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही बता दें, हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आपको देखना है तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।